हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में इश्यूज़ हैं। जो स्टूडेंट्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस को परसू करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आज की इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं CMA के बारे में। CMA स्टैंड फॉर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आज इसके बारे में मैं आपको बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। CMA के पार्ट्स के बारे में बताऊँगा, फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा आपको, ठीक है। और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि CMA में जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो IMA डिफरेंट सेक्शंस को वेटेज असाइन करता है वो क्यों करता है, और आपको जो है वो कौन सा पार्ट पहले स्टडी करना चाहिए। लॉजिकली हम सीखेंगे पार्ट 1 स्टडी करना चाहिए या पार्ट 2 स्टडी करना चाहिए, और अगर पार्ट 1 स्टडी करना चाहिए तो वो क्यों करना चाहिए, और अगर पार्ट 2 स्टडी नहीं करना चाहिए तो उसकी भी रीज़न हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर आपको CMA का ये बैच अर्न करना है तो आपको हर स्टेप को, हर कॉन्सेप्ट को लॉजिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में बहुत सी रूमर्स हैं इस सर्टिफिकेशन के बारे में, और बहुत से ऐसे ट्यूशन प्रोवाइडर्स हैं या पब्लिशर्स हैं जो आपको डिफरेंट टाइप्स की गारंटीज़ और वारंटीज़ ऑफ़र करते हैं, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि वो आपकी फ़ी पे बैक करेंगे, और अगर आप अटैम्प्ट लेंगे, फेल हो जाएंगे किसी पार्ट में, तो वो आपकी एग्जामिनेशन फ़ी भी पे करेंगे। तो आपने ऐसी किसी भी रूमर्स पे या गारंटीज़ वारंटीज़ पे बिलीव नहीं करना। आप चीज़ों को खुद सीखेंगे, उनको आपस में लिंक करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा पार्ट स्टार्ट करना है और उसको किस तरह स्टडी करना है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, आई माई सेल्फ इज़ अ सर्टिफाइड मेंबर ऑफ IMA USA। तो मैं आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि आपको स्टडी किस तरह करनी चाहिए, कौन से पार्ट को किस तरह आपने लेके चलना है, ठीक है। एग्ज़ाम डे पे आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं, आपने जो एग्ज़ाम का टाइम है 3 आवर्स उसको मैनेज किस तरह करना है, उसके बाद आपने ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरह मैनेज करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में प्रोवाइड करूँगा। आज इनिशियल इन्फॉर्मेशन को कवर करूँगा, प्लस ये कवर करेंगे कि IMA जो है वो डिफरेंट सेक्शंस को वेटेज क्यों असाइन करती है, और उसके बाद कवर करेंगे कि कौन सा पार्ट आपको पहले स्टडी करना चाहिए, और लॉजिकली उन चीज़ों को लिंक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने ये कवर कर लिया है CMA स्टैंड्स फॉर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसके बाद देखें IMA को देख लेते हैं। व्हाट इज़ IMA? IMA स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। ओके, इट इज़ द वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स इन बिजनेस। एक्चुअली जो IMA है ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ICMA USA की। ICMA स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ USA। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं कि जब हमने CMA बैच अर्न करना है, CMA सर्टिफिकेशन अर्न करनी है, तो हमें बेसिक कौन से 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। ये 3 स्टेप्स जो हैं वो ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिए हैं IMA ने अपनी वेबसाइट पे। मैं वेबसाइट का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन यहाँ आप समझ लें ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ओके, स्टेप 1 में आपको इनरोल करना है CMA प्रोग्राम में। स्टेप 2 में आपको रजिस्टर करना है CMA एग्जामिनेशन के लिए, और स्टेप 3 में आपको एजुकेशनल और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि IMA की तरफ से स्पेसिफाई की गई हैं, उनको फुलफ़िल करना है। तो जब आप इन तीनों स्टेप्स को फुलफ़िल कर लेंगे, देन फाइनली यू विल बिकम अ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम फ़ी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें, अगर एज अ प्रोफेशनल आप जो है वो IMA ज्वाइन कर रहे हैं और CMA सर्टिफिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको CMA एंट्रेंस फ़ी पे करनी पड़ेगी $280। एग्ज़ाम फ़ी पे करनी पड़ेगी $460 पर पार्ट, और IMA मेंबरशिप फ़ी पे करनी पड़ेगी $260 एनुअली। देखें, ये जो IMA मेंबरशिप फ़ी है ये आपको तब जो है वो पे करनी पड़ेगी जब फाइनली यू विल बिकम अ सर्टिफाइड मेंबर ऑफ IMA USA, ठीक है। उसके बाद अगर आप
एज अ स्टूडेंट और एकेडमिक मेंबर जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं तो CMA एंट्रेंस फ़ी पे करनी पड़ेगी आपको $210, एग्ज़ाम फ़ी पे करनी पड़ेगी $345 पर पार्ट, और IMA मेंबरशिप फ़ी पे करनी पड़ेगी $45 और $135। स्टूडेंट्स 3 टाइम्स इन अ ईयर आप एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं। देखें, देर आर टोटल 3 विंडोज़ ऑफर्ड बाय IMA। तो 3 विंडोज़ के बारे में देख लेते हैं। ये देखें, एवरी ईयर जनवरी और फरवरी में आप अपेयर हो सकते हैं, मई एंड जून में अपेयर हो सकते हैं, एंड सितंबर एंड अक्टूबर में अपेयर हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको अंडरस्टैंड कर लें। देखें, ये टोटल 3 विंडोज़ हैं इन अ ईयर, ओके। तो अगर आप जनवरी में एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं तो दोबारा से फेब में अपेयर नहीं हो सकते। एक विंडो में एक ही दफ़ा आप अपेयर हो सकते हैं, ओके। और अगर मई जून में से मई में अपेयर हो गए हैं तो जून में अपेयर नहीं हो सकते, और अगर जून में अपेयर हो गए हैं तो उसके बाद आपको नेक्स्ट विंडो का वेट करना पड़ेगा। तो आप समझ लें कि आप 3 अटेम्प्ट्स में अपेयर हो सकते हैं, ओके। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपने जनवरी में अटैम्प्ट दिया और अगर आपको लगा कि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ या आप फेल हो गए हैं, ओके, तो आप जो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें 50% मार्क्स गेन नहीं कर सके और आपको इमीडिएटली जो है वो रिज़ल्ट वो स्क्रीन पे शो हो जाता है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इमीडिएटली नेक्स्ट डेट ले सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट फिर डेट लेने के लिए आपको नेक्स्ट विंडो का वेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 2 पार्ट्स इन CMA, ओके। CMA पार्ट 1 है फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स, और CMA पार्ट 2 है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इनको 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। देखें, CMA पार्ट 1 में एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस हैं जिनको 15% वेटेज असाइन की गई है। उसके बाद प्लानिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग है, उसको 20% वेटेज असाइन की गई है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को 20% वेटेज, कॉस्ट मैनेजमेंट को 15% वेटेज, इंटरनल कंट्रोल्स को 15% वेटेज एंड 15% वेटेज टू टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। तो ये 6 सेक्शंस हैं। अब इसी वेटेज को अगर हम कन्वर्ट करें नंबर में तो ये होगा 100, ओके। तो इट मीन्स टू से कि 100 क्वेश्चंस जो हैं वो टेस्ट किए जाएंगे CMA एग्जामिनेशन में। अब अगर इसी वेटेज पे रिलाई करें तो इसका मतलब तो ये है कि 15 क्वेश्चन आएंगे एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में से, 20 क्वेश्चन आएंगे प्लानिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में से, 20 क्वेश्चन आएंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में से, और 15 क्वेश्चन कॉस्ट मैनेजमेंट में से, और 15 क्वेश्चन इंटरनल कंट्रोल सेक्शन में से, और 15 क्वेश्चंस टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स में से। देखें, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इसको समझ लें। जब आप CMA एग्जामिनेशन में अपेयर होंगे किसी भी पार्ट में, तो जो ये वेटेज है ये ज़रूरी नहीं है कि इसी के मुताबिक ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में से 20 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 25 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 10 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज वेरी कर सकती है, इसको समझ लें, ये फिक्स नहीं है। इसके बाद 20 क्वेश्चंस हैं प्लानिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में से, तो इसमें से 10 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं। तो आपको इस तरह अपनी स्टडी नहीं करनी कि ये मेजर सेक्शन है 20% है तो इस पे हम ज़्यादा रिलाई करें और दूसरे सेक्शंस पे कम रिलाई करें, ये गलत हो जाएगा। आपने सब सेक्शंस को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है। क्यों? क्योंकि किसी भी सेक्शन में से क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं। अब कॉस्ट मैनेजमेंट में से उसने कहा 15 क्वेश्चंस आएंगे फॉर एग्जांपल, तो ये परसेंटेज भी वेरी कर सकती है। पॉसिबल है कि 5 क्वेश्चन आ जाएं, पॉसिबल है 15 क्वेश्चन आ जाएं, 20 आ जाएं, 23, 22, 21, कोई भी नंबर वेरी कर सकता है। तो इस पे आपने रिलाई नहीं करना। उसके बाद स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखें, ये 6 सेक्शंस हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, डिसीजन एनालिसिस है, रिस्क मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और प्रोफेशनल एथिक्स। तो इसमें भी देखें कुछ वेटेज असाइन की गई हैं। अब अगर इसके मुताबिक देखा जाए तो हम कहेंगे 20 क्वेश्चन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में से आएंगे और 20 क्वेश्चन कॉर्पोरेट फाइनेंस में से, 25 क्वेश्चन डिसीजन एनालिसिस में से। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, ये परसेंटेज वेरी कर सकती है और ये वेरी करती है। एक्चुअल में ये वेरी करती, क्योंकि जो सिस्टम है वो रैंडमली क्वेश्चंस को सेलेक्ट करता है।
तो अब आई होप कि आप ये वेटेज का मतलब समझ गए होंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना कि अब डिसीजन एनालिसिस को तो 25% वेटेज असाइन की गई है, तो आप इस सेक्शन पे ज़्यादा रिलाई करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर इस सेक्शन को हम अच्छे तरीके से सीख लेंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपने हर सेक्शन को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, और परसेंटेजेस वेरी कर सकती हैं और एक्चुअल ग्राउंड वेरी करती हैं, ठीक है। किसी भी सेक्शन में से वो क्वेश्चंस को कम ज़्यादा कर सकता है। स्टूडेंट्स, अब हमें ये जानना है कि विच पार्ट ऑफ सीएम में वी शुड स्टडी फर्स्ट। इस पॉइंट पे बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। आप समझ लें कि जो स्टूडेंट्स सीएम में सर्टिफिकेशन परसू करते हैं उनमें से 60 to 70% इसी चीज़ पे कंफ्यूज रहते हैं कि पार्ट 1 स्टार्ट किया जाए या पार्ट 2 स्टार्ट किया जाए। अब जो आईएम में है वो बोथ ऑप्शंस जो है वो देता है। वो आईएम में बोलता है कि आप पार्ट 2 अगर पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्डर सेट किया ये आईएम में ने ही किया है, ठीक है। तो अगर ये ऑर्डर सेट किया है कि पार्ट 1 आप जो पार्ट 1 के जो सेक्शंस हैं उनको कवर करें पहले, उसके बाद पार्ट 2 पे हैं, तो इसमें कोई ना कोई लॉजिक तो होगी, ठीक है। तो और कुछ स्टूडेंट्स अब ये भी सोचते हैं कि पार्ट 2 कंपैरेटिवली ईजी है पार्ट 1 से, और पार्ट 1 कंपैरेटिवली ईजी है पार्ट 2 से। देखें, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी सेम है, ठीक है, और एग्जामिनेशन क्राइटेरिया भी सेम है, उसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो भी सेम है, और जो टाइम गिवन है एग्जामिनेशन के लिए वो भी सेम है। तो तमाम चीज़ें सेम हैं, तो इजी कुछ भी नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, तो फिर ही आप इस सर्टिफिकेशन को अर्न कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट्स पे रिलाई करेंगे और गारंटीज़ और वारंटीज़ पे रिलाई करेंगे तो आपको बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ेंगी। अभी अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर किसी स्टूडेंट ने अटैम्प्ट लिया और वो री अटैम्प्ट करना चाहता है सीएम एग्जामिनेशन को, तो उसको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। एक बात और, जो आपका टाइम गिवन होता है, जैसे 3 आवर्स हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए गिवन है आपको, तो उसमें आपने 3 आवर्स को मैनेज किस तरह करना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स प्रिपेयर तो कर लेते हैं लेकिन वो टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि आपको बहुत से ट्यूशन्स प्रोवाइडर्स जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट का नहीं बताते। बस वो इसी चीज़ पे रिलाई करते हैं कि आप हमसे ट्यूशन ले लें और उसके बाद ये है कि आप विद इन 1 मंथ प्रिपेयर हो जाएंगे, विद इन 2 मंथ्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इन चीज़ों पे आपने रिलाई नहीं करना। तो मैं आपको बताऊंगा कि 3 आवर्स को मैनेज किस तरह करना है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो 20 to 25 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उनका टाइम ओवर हो जाता है। और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि ऐसे बेस क्वेश्चंस को प्रिपेयर किस तरह करना है। ऐसे बेस क्वेश्चंस को सेपरेटली प्रिपेयर करना है या हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ ही प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे बेस एग्जामिनेशन में टेस्ट करता है। स्टूडेंट्स, अब हम दोनों पार्ट्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सीएम में पार्ट 1 हमें पहले क्यों स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अब जो सीएम में पार्ट 1 के सेक्शंस हैं या सीएम में पार्ट 2 के सेक्शंस हैं, इनमें बहुत से कंपोनेंट्स कवर होते हैं, बट मैं कुछ को कंसीडर करूँगा जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पस, ताकि आपको ये जो पॉइंट है ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि तमाम कंपोनेंट्स को एट द सेम टाइम इसी वीडियो में कवर नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो मैं कुछ कंपोनेंट्स को कवर करूंगा ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखें, जैसे सीएम में पार्ट 2 है, इसमें जो फर्स्ट आप देखें सेक्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, ठीक है। तो इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, बैलेंस शीट है जिसको हम बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, और स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी है, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट्स के डिफरेंट एनालिसिस जो हैं वो हमें कंडक्ट करने हैं। जैसे हॉरिजेंटल एनालिसिस है जिसको हम ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं, रेशो एनालिसिस है, उसके बाद वर्टिकल कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, उसके बाद फॉरेन करेंसीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस हैं। तो इस तरह के बहुत से एनालिसिस हमें कंडक्ट करने हैं, किनके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। लेकिन अब ये देखें कि पार्ट 1 में आ जाए। अब पार्ट 1 को पार्ट 1 में फर्स्ट सेक्शन को कंपेयर करें, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस हैं, इस सेक्शन में हम बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर को कवर करेंगे कि बैलेंस शीट होती क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बाद
इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती है, ऑनर्स इक्विटी क्या होती है, और फिर अलग से उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी कवर करेंगे, जैसे अकाउंट रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्री है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है, डेप्रिशिएशन है ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स हैं, लीजेस हैं, वारंटीज़ हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो एनालिसिस आप तब तक तो कर ही नहीं सकते जब तक कि आपको बेसिक्स का पता नहीं होगा। आपको जब पता ही नहीं होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, आपको ये भी पता नहीं होगा कि उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनको ट्रीट किस तरह किया जाता है अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, ठीक है। तो आप उसका एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं। एनालिसिस करने के लिए आपको इस सेक्शन में एक्सपर्टीज़ गेन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब ये देख लें, आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा है ना। अगर आप डायरेक्टली एनालिसिस पे चले जाएंगे, अब देखें ना, एक मेडिकल डॉक्टर है, जब आप उसके पास जाएंगे, वो उसको आप अपनी डिजीज़ बताएंगे तो वो एनालिसिस करेगा, ठीक है। वो उस डिजीज़ को एनालाइज करेगा कि इसकी रूट कॉज क्या है, ठीक है, क्या रीजंस हैं, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसे ही है। लेकिन अगर उसको बेसिक्स का ही नहीं पता, ठीक है, उस डिजीज़ के बारे में नहीं पता, उसको किस तरह उसने ट्रीट करना उसके बारे में नहीं पता, वो डायरेक्ट किस तरह उस डिजीज़ को एनालाइज करेगा, किस तरह डायग्नोज करेगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही होगा कि अगर आप पार्ट 2 में डायरेक्ट जो है वो पार्ट 2 को स्टडी करेंगे तो आप कहेंगे कि मुझे मास्टर्स तो करना है बट बिफोर ग्रेजुएशन करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को लॉजिकली समझ लें। आप एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस में तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बेसिक्स को कवर करेंगे और उन्हीं को पार्ट 2 में आप एनालाइज करेंगे, ठीक है। एक बात, अब देखें दूसरा सेक्शन है कॉर्पोरेट फाइनेंस का। अब जो कॉर्पोरेट फाइनेंस का सेक्शन है, इसमें रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स आप जो है वो कवर करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स, वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स, इन सब चीज़ों को आप कवर करेंगे। अब देखें, ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस में आप कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, ये तो आप एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे पार्ट 1 में, और उसके बाद यही कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आप कॉस्ट मैनेजमेंट में भी कवर कर चुके होंगे, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिफरेंट जो है दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनकी कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। तो इन दोनों सेक्शंस में इसका बेसिक आप कवर कर चुके होंगे। पार्ट 2 में देखें, थर्ड कंपोनेंट है जिसको 25% वेटेज असाइन किया है मैंने, जो कि है डिसीजन एनालिसिस। अब डिसीजन एनालिसिस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, इसमें सीवीपी एनालिसिस कवर करेंगे, जिसको हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कॉस्ट यूज़ होती है डिफरेंट डिसीजन मेकिंग्स में, उसको जानने की कोशिश करेंगे, जैसे मेक और बाय डिसीजन है, स्पेशल ऑर्डर डिसीजन हैं, सेल और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है। तो ऐसे सब कॉन्सेप्ट्स को डिसीजन एनालिसिस में कवर करेंगे। अब आ जाएं पार्ट 1 में। देखें, जब कॉस्ट मैनेजमेंट में आप आएंगे तो कॉस्ट मैनेजमेंट में आप डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को सीखेंगे कॉस्टिंग की, फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स को सीखेंगे, अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड्स सीखेंगे, ठीक है। तो कॉस्टिंग के तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप कॉस्ट मैनेजमेंट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो डिसीजन एनालिसिस आप कब कर सकते हैं, जब आपको बेसिक कॉस्ट के बारे में पता होगा, आपको ये पता होगा वॉल्यूम क्या होता है, आपको ये पता होगा प्रॉफिट क्या होता है, आपको ये पता होगा कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस किस तरह करना है, और आपको ये पता होगा कि कॉस्ट की बेस पे, बेनिफिट की बेस पे आपको ये डिसीजन किस तरह लेना है कि आपने इंटरनली मैन्युफैक्चरिंग करनी है, यानी कि मेक करना है इंटरनली, या किसी प्रोडक्ट को बाय करना है। और दूसरा ये कि अगर आपने प्राइसिंग सेट करनी है, कौन कौन से आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है। तो प्राइसिंग तभी करेंगे ना जब कॉस्ट के बारे में आइडिया होगा। तो जब कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको आइडिया ही नहीं होगा, इस कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं होगा, तो आप डिसीजन एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये देखें, इसको जब आप लिंक करेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट से, बेसिक यहाँ कवर कर लेंगे, और जब आप पार्ट 2 में जाएंगे तो आपको डिसीजन एनालिसिस से रिलेटेड इश्यूज फेस नहीं करना पड़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट 2 में देखें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं इसमें हम कैपिटल बजटिंग की कैलकुलेशंस को देखेंगे, डेप्रिशिएशन को देखेंगे, टैक्स कैलकुलेशंस को देखेंगे, उसके अलावा रेलिवेंट एंड इररेलिवेंट कैश फ्लोज को देखेंगे, पे बैक पीरियड्स, नेट प्रेजेंट वैल्यूज़। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। अब देखें, इसका जो बेसिक है वो आप पार्ट 1 में प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में सीख लेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि प्लानिंग किस तरह करता है बिजनेस, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स की बजटिंग किस तरह होती है। तो जब बजटिंग का आइडिया यहाँ आपको मिल जाएगा तो वो आप इजीली इस पार्ट 2 में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का जो सेक्शन है
उसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल एथिक्स हैं, और पार्ट 1 में इंटरनल कंट्रोल्स, टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स के सेक्शन है। अच्छा, अब इनको आपने लिंक करना है। जैसे रिस्क मैनेजमेंट है, वैसे तो आप रिस्क मैनेजमेंट सेक्शन को तमाम सेक्शन से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर कॉस्टिंग ठीक नहीं होगी, प्राइसिंग ठीक नहीं होगी, तो रिस्क तो इन्वॉल्व होगा ना कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी लूज़ करेगी। उसके बाद अगर प्लानिंग बजटिंग में प्रॉब्लम होगा तो फिर भी कंपनी हाई लेवल ऑफ रिस्क फेस करेगी। तो इस सेक्शन को वैसे तो ऐसे बेस्ड क्वेश्चन में वो इसी तरह कोई ना कोई सिनेरियो आपको देगा जिसमें इन 3 to 4 सेक्शंस को मर्ज कर देगा, और उसकी बेस पे आपको एक केस स्टडी जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो वैसे आपने रिस्क मैनेजमेंट को इन सब सेक्शंस के साथ लिंक कर देना। अभी जो अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे ना डिटेल में, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको लिंक करना किस तरीके से। तो और इसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स हैं। देखें, जो कंपनी इंटरनल कंट्रोल्स इंस्टॉल करती है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स इंस्टॉल करती है, वो किस वजह से करती है? ताकि चीज़ों को वो सेव रख सके, उसका प्रॉपरली कंट्रोल हो ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल ऑपरेशंस जो भी होते हैं कंपनी के। ठीक है, तो उसमें आप ये देखें कि आप इसको रिस्क मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल्स के साथ भी लिंक कर सकते हैं। इसके बाद ये कि टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स है, और उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स है। इन दोनों सेक्शंस को आपने लिंक करना है, क्योंकि जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं इसमें आप बिजनेस एथिक्स कवर करेंगे, डिसीजन मेकिंग जो है ना वो वैल्यूज़ को कवर करेंगे, फ्रॉड ट्रायंगल्स को कवर करेंगे। तो और जो टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स है, इसमें आप डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन कंपनी किस तरह वो सेव करती है, उस पर किस तरह के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इंस्टॉल करती है ताकि वो उसको सिक्योरिटी को कोई ब्रीच ना कर सके। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स में ये भी हम कवर करेंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी किस तरह मेंटेन करनी है, या जो प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन को लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है। तो इन दोनों सेक्शंस को भी आप लिंक कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, अभी अपकमिंग लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल में इसको कवर करने वाले हैं। फिर भी अगर कोई इशू हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो किसी पॉइंट पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंक्लूड कर लूँगा। तो स्टूडेंट्स, see you for the next time. Take care of yourself. Bye.